बच्चों, सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस की पेपर सेकेंड यानी भारतीय राज्य व्यवस्था वाले पेपर में अपन भारत की संघीय न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय का अध्ययन कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय का संगठन क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता और सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका क्या रही है, और इसके संपूर्ण संगठन के बारे में, न्यायाधीशों की नियुक्ति इत्यादि के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अपन सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी अपन ने कुछ जानकारी ली थी कि किस प्रकार राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और उस नियुक्ति में वरिष्ठ जो सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायाधीश, उनकी उनका परामर्श लेता है। और इस संबंध में जो कॉलेजियम व्यवस्था है वो लागू है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के 5 शीर्ष जजों का एक पैनल कॉलेजियम ही न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नियुक्ति करता है, और उनकी कॉलेजियम के परामर्श से ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि ये जो कॉलेजियम प्रणाली है ये बहुत ही एक प्रकार से गोपनीय प्रणाली है, और इसी प्रणाली पर काफी विवाद भी हुआ, जिसमें जिसके बाद न्यायिक नियुक्तियों में एक प्रकार से को रेगुलेट नियमित करने पर विचार विमर्श होने लगा। और 2014 में संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक, द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बिल 2014 और इससे संबंधित 121वां संशोधन विधेयक पारित किया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसके बाद क्या हुआ। 121वें संविधान संशोधन विधेयक का उद्देश्य न्यायपालिका में उच्च स्तर पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठित करना था। और यह संविधान संशोधन विधेयक 99 संविधान संशोधन विधेयक के अधिनियम के नाम से पारित भी हो गया, कानून बन गया। राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत नियुक्त किए जाते रहे हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है अनुच्छेद 217 के अधीन नियुक्त किए जाते रहे। अब जो 99 संविधान संशोधन है, इस अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 124 के पश्चात अनुच्छेद 124 क और ख और ग ये ऐड किया गया है, ये इसमें शामिल किया गया है ना। और इसी प्रकार 217 अनुच्छेद 217 अनुच्छेद 222 अनुच्छेद 224 में भी इस न्यायिक नियुक्ति आयोग के संशोधन अधिनियम के द्वारा उपयुक्त संशोधन किया गया। लेकिन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 2014 जो है संविधान संशोधन के माध्यम से सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश करने के लिए जो आयोग गठित किया गया, इस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की चयन प्रक्रिया का प्रावधान करने के साथ ही इन न्यायालयों में न्यायाधीश के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी समय सीमा के तहत की जानी थी। और इनमें भी कई सारे ऐसे प्रावधान थे जिसमें काफी विवाद हुआ, और ऐसा लगा कि न्यायिक नियुक्ति में कार्यपालिका का एक हस्तक्षेप होने जा रहा है। और संविधान के अनुच्छेद 124 के पश्चात जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होने थे पदेन। भारत के मुख्य न्यायाधीश से ठीक नीचे के सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश और कानून और न्याय मंत्री भारत के वो सदस्य होने थे, और प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्षी दल के नेता, ये जो है ये इसमें सदस्य होने थे और सदस्य होने थे। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल आयोग के गठन की किसी रिक्ति या त्रुटि होने के आधार पर ही मान्य होनी थी। लेकिन राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का जो है उसके ऊपर विवाद हुआ। सर्वोच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2015 में इस 99वें संविधान संशोधन को न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के तहत इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के कानून को ही रद्द कर दिया, निरस्त कर दिया। और इस निरस्तीकरण के निर्णय के साथ ही जो कॉलेजियम व्यवस्था चल रही थी न्यायाधीशों की नियुक्ति में,
वो फिर से लागू हो गई। तो ये इस विवाद का एक प्रकार से पटाक्षेप हुआ, और ये विवाद इसलिए भी हुआ क्योंकि माना गया कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के माध्यम से कार्यपालिका न्यायपालिका को नियंत्रित करना चाहती है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसे निरस्त किया, है ना। है, ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति थी, और सर्वोच्च न्यायालय का जो सीट ऑफ कोर्ट है वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, ये अब सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में चर्चा करें, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को कई सारे अधिकार प्राप्त हैं। जो इनका इनका क्षेत्राधिकार है वो मुख्य रूप से प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, तीसरा परामर्शदात्री अधिकार, फिर अभिलेख न्यायालय और मौलिक अधिकारों का अभिरक्षण। इस रूप में अपन इसको समझ सकते हैं। जो क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक ओरिजिनल, वो एक प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत है, जिसमें संघ तथा राज्यों के बीच में विवाद या दो या उससे अधिक राज्यों के बीच के विवादों के स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करेगा। और क्योंकि ये संघवाद की व्याख्या से संबंधित है, और इसमें ये प्रावधान है कि भारतीय संघ और एक राज्य या अधिक राज्यों के बीच में विवाद हो, भारतीय सरकार राज्य तथा कई राज्यों के बीच में विवाद हो, या दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में कोई आपसी विवाद हो, उसके बारे में जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है अब वो सिर्फ और सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है। यानी कुल मिलाकर ये जो है वो संविधान की व्याख्या से संबंधित है। इसी प्रकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा के लिए भी से संबंधित जो अधिकार है, क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के पास है। यानी कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए या उन्हें उल्लंघन से बचाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास प्रारंभिक यानी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है। और ये काफी विस्तृत है क्योंकि कुल मिलाकर ये जो है संविधान की व्याख्या से संबंधित है। संविधान के कई प्रावधान, चाहे मौलिक अधिकार हो या संघीय संघीय व्यवस्था हो, जहाँ संविधान ऐसा लगता है कि थोड़ा एम्बिगुअस है, या जहाँ ऐसी स्थिति बन सकती है कि जहाँ पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ही उस व्याख्या करने का सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार। जो दूसरा क्षेत्राधिकार है वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, यानी कि उसे अपने अधीनस्थ न्यायालयों से के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। और इस अपीलीय क्षेत्राधिकार को भी 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला संवैधानिक, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि वो संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई मामला है, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई हो सकती है। और ऐसे कई बार ऐसे विषय आए हैं इसमें संविधान की व्याख्या का प्रश्न रहा है कि उच्च न्यायालय से आया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें अपील सुनी। दूसरा दीवानी, यानी कि सिविल मुकदमे, यानी इस तरह के मुकदमे में भी जिसमें विवाद की राशि 20,000 या उससे अधिक की हो, उसमें उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। और बाद में फिर 30वां जो संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधित करके ये जो धनराशि की सीमा थी ये हटा दी गई, और यह निश्चित किया गया कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे दीवानी विवादों में अपील की जा सकेगी जिसमें उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि वो जो विवाद है वो कोई ऐसा सारगर्भित प्रश्न है जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील सुने जाने के लिए फिट है। तो ये जो है दीवानी मुकदमे। फिर फौजदारी यानी क्रिमिनल केसेस। अब क्रिमिनल केसेस में भी अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संस्था है। और इस तरह के विवादों में भी यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति की उन्मुक्ति का आदेश रद्द या उसे मृत्युदंड दे दिया हो, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो, या फिर उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि अमुक वाद जो है वो सर्वोच्च न्यायालय के विचार योग्य है,
तो वो फौजदारी मामला भी सर्वोच्च न्यायालय अपील के लिए स्वीकार कर सकता है। फिर स्पेशल अपील्स भी होती है। अनुच्छेद 132 से 34 तक उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था है, लेकिन कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जो ये सभी या संवैधानिक हो, दीवानी हो, फौजदारी हो, इन श्रेणियों में शामिल न हो, फिट नहीं बैठते हो। इसलिए अनुच्छेद 133 के तहत विशेष अपील की व्यवस्था भी की गई है। और इसके द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा भारत के किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है ना। ये जो है ये तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। इसके बाद आता है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो जिसका उल्लेख अनुच्छेद 143 में है। और इसके अनुच्छेद 43 के खंड 2 के अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो किसी भी संविधान के प्रश्न पर, संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे या ना दे, इस पर ये उसका विशेष अधिकार है। चाहे तो वो मना भी कर सकता है, जैसे कि 1991 में 93 में राम मंदिर अयोध्या विवाद के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति ने परामर्श मांगा और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मना कर दिया था। लेकिन इसके ठीक विपरीत केरल शिक्षा विधेयक 1974 में राष्ट्रपति के परामर्श पर सर्वोच्च न्यायालय ने परामर्श दिया था। और इसी प्रकार 1991 में कावेरी जल विवाद के ऊपर भी परामर्श दिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श देना ऐच्छिक है और उस परामर्श को राष्ट्रपति के द्वारा मानना भी ऐच्छिक है, वो कंपलसरी नहीं है दोनों ओर से। ठीक है। इसके बाद एक और ये है क्षेत्राधिकार, वो है अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। यानी अनुच्छेद 129 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को भारत का सबसे बड़ा अभिलेख न्यायालय के रूप में मान्यता प्राप्त है। यानी इस न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के समस्त निर्णय भारत के संपूर्ण सीमा क्षेत्र पर लागू होंगे और उसके निर्णय जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंततः एक कानून के रूप में ही कानून बन जाता है, वो पूरे भारत की सीमा क्षेत्र में मान्य होता है ना। और यदि ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अवहेलना की जाए तो उसके विरुद्ध, अवहेलना करने वाले व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध अवमानना, सर्वोच्च न्यायालय अवमानना का मामला चला सकता है और कई बार ऐसे मामले आए भी हैं। ठीक है। तो ये जो है, और फिर मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय है ही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। हालांकि 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को भी अधिकार प्राप्त है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का जो की स्थिति है वो सर्वोच्च है इस मामले में भी। तो ये जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख क्षेत्राधिकार है। और इसके बाद तो सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कई विवाद हुए हैं। हमने देखा कि पिछले कुछ समय पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने कुछ आरोप लगाए, हस्तक्षेप के आरोप लगाए, दबाव के आरोप लगाए। तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में एक निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। और यदि न्यायपालिका निष्पक्ष होगी या निष्पक्ष निर्णय दिए जाएंगे, पक्षपात का कोई की गुंजाइश न होगी, तो लोकतंत्र और लोकतंत्र में आस्था मजबूत होती है। इसलिए इस प्रकार के विवाद से बचना ही उचित रहेगा। और कुल मिलाकर भारत की न्यायपालिका अभी भी निष्पक्ष और स्वतंत्र ही है। कुछ उदाहरणों को छोड़ दें, चाहे वरिष्ठता का नियम हो या प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या कुछ अन्य मामले, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय भारत का बहुत ही निष्पक्षता से स्वतंत्र रूप में अपने न्यायिक दायित्व का निर्वहन कर रहा है।